हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 इतिहास विषय का आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है 10वां विद्रोही और राज, और इसका एक पार्ट हम देख चुके हैं। आज इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं उसको हम आज देखने वाले हैं। साथ ही दो तीन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और पांच छह लघुतरात्मक जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर की जो है तैयारी कीजिएगा। आप इस चैप्टर से जो है आपके 6 नंबर का जो ये चैप्टर है, जिसमें से इस चैप्टर में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक लघुतरात्मक प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इस चैप्टर से आने वाला है आपका। तो चलिए इसी बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम देख लेते हैं, ताकि जो भी प्रश्न आए बोर्ड एग्जाम में उसका हम जो है आसानी से उसका जो है आंसर दे सकें। चलिए आज के जो एमसीक्यूज प्रश्न है, 20 प्रश्न तो हमने पिछले वीडियो सेशन में कर ही लिए थे। आज कुछ और प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो से। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपन? तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा है? बिल्कुल आप इसका सही आंसर दे रहे होंगे। इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा को खत्म करने के लिए जो है इसके लिए कानून बनाया था कि सती प्रथा जो है समाज के लिए सही नहीं है। उसने जो है भारतीय समाज को सुधारने की कोशिश की थी कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी महिला है, यदि छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है तो उसको आग में झोंकने की बजाय उसकी दोबारा शादी करनी चाहिए। यानी हिंदू जो विधवा विवाह है, विधवा पुनर्विवाह को भी इन्होंने जो है इस पर भी इसने जो है बल दिया था कि विधवा को जो है सती नहीं करना चाहिए, उसका जो है पुनर्विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद में यही क्वेश्चन सती प्रथा से संबंधित, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए जो कानून बनाया था वो कानून कब बनाया था? वो कानून कब बनाया था? 1830, 1930, 1829 या फिर 1730? कब बनाया था ये कानून? तो ये कानून बनाया था, बिल्कुल आप इसका सही आंसर दे रहे होंगे, 1829 में ये जो है कानून बनाया था। बिल्कुल इसी तरह से आपको आंसर देना है। 1829 में जो है विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल ने हिंदू विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए कानून बनाया था? यानी वही हिंदुओं ने जो है सती प्रथा को रोका और साथ ही जो विधवा है उसका पुनर्विवाह, यानी उसका दोबारा जो विवाह है, विधवा भी जो है विवाह कर सकती है हिंदुओं में, इनको मान्यता देने के लिए कानून बनाया है किस गवर्नर जनरल ने? तो बिल्कुल इसका भी आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ये कानून बनाया था विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए, विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए। और किस गवर्नर जनरल ने गोद निषेध नीति यानी राज्य हड़प नीति जो है लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड रिपन। तो जो गोद निषेध अपनाई थी वो गोद निषेध नीति किसने अपनाई थी? यानी कि किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो किसी दूसरे की संतान को गोद नहीं ले सकता, यानी कि उसको दत्तक पुत्र नहीं बना सकता। ये नीति जो है किसने बनाई थी? तो ये नीति बनाई थी आपके लॉर्ड डलहौजी ने। बिल्कुल ए ऑप्शन जो है वो राइट है। लॉर्ड डलहौजी ने जो है गोद निषेध नीति अपनाई थी। इसके तहत कोई किसी भी राजा के यदि पुत्र नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, यानी कि वो किसी संतान को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी की जो है नीति थी, गोद निषेध नीति, जिसको राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। इसके बाद में एक प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दत्तकता को अवैध घोषित किया था? यानी वही दत्तक जो पुत्र है वो नहीं ले सकते, दत्तक पुत्र को लेने की जो ये प्रथा है, गोद लेने की प्रथा, इसको अवैध घोषित किया था। यानी राजाओं द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता, यदि ले लिया है तो फिर वो राजा नहीं बन सकता, उस राजा का वो दत्तक लिया हुआ पुत्र राजा नहीं बन सकता। तो ये नीति भी वही है, गोद निषेध नीति से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी जो है इसका राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद में एक नीति है सहायक संधि। ये सहायक संधि जो है ये किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी?
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन? तो बिल्कुल इसका सही आंसर है आपके लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है ये सहायक संधि जो है लागू की थी, सहायक संधि। इसी से संबंधित प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि लागू की थी वो सहायक संधि कब लागू की थी? सहायक संधि, तो सहायक संधि लागू की थी आपके कब की थी? 1889, 1855, 1897 या फिर 1798? तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 1798 में यह सहायक संधि लागू की थी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सहायक संधि जो लागू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने वो 1798 में लागू की थी। इसी से संबंधित प्रश्न है, सहायक संधि के अंतर्गत कौन कौन सी शर्तें हुआ करती थी? यानी इस सहायक संधि के अंतर्गत क्या होता था? कोई भी राजा अपनी सेना नहीं रख सकते थे, बिल्कुल कोई भी राजा जो है अपनी सेना जो है खुद की सेना नहीं रख सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों की सेना जो है वो होगी और वो इस राजा के क्षेत्र में नियुक्त की जाएगी। इस संधि के अंतर्गत क्या होता था? अंग्रेजों की जो ये सेना थी, इस सेना का जो सारा खर्चा है वो राजा ही उठाएगा। संबंधित जिस राज्य का राजा है उसी राज्य का राजा जो है इस सेना का खर्चा उठाएगा, और अंग्रेजों की आज्ञा के बिना राजा जो है वो किसी से भी युद्ध या कोई संधि जो है वो नहीं कर सकते। अंग्रेजों की आज्ञा लेनी पड़ेगी। यदि कोई युद्ध करने जा रहा है या फिर कोई किसी अन्य राज्य से संधि कर रहा है तो वो अंग्रेजों से उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। इस प्रकार हमारे जो चारों ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि इसमें मैंने अतिरिक्त जो ई ऑप्शन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में सामान्यतः नहीं आता है वो जोड़ दिया है, यानी मुख्य जो चार शर्तें थी उनको शामिल कर लिया है। तो इसका राइट आंसर है ई। ये चारों जो है ये सहायक संधि की शर्तें थी। सहायक संधि की शर्तें जो है ये चारों थी। इसके बाद में है आपके अवध में जो है सहायक संधि कब थोपी गई? सहायक संधि को हम समझ गए। सहायक संधि जो अवध राज्य में जो है सहायक संधि कब थोपी गई? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1798 में तो ये सहायक संधि क्या हुई थी? लागू हुई थी। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। 1799, 1800 या फिर 1801? तो अवध में सहायक संधि जो थोपी गई थी, यानी कि सहायक संधि अंग्रेजों ने थोपी दी थी, तो ये कब थोपी थी? तो 1801 में थोपी थी। जबरदस्ती जो है उन पर सहायक संधि राजा से, अवध के जो नवाब थे उनके साथ सहायक संधि कर ली। तो ये कब की थी? 1801 में। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से। जो अवध राज्य है, अवध राज्य इस चैप्टर का जो मूल बिंदु है, यानी कि सबसे ज्यादा जो समय तक विद्रोह चला था वो अवध में ही चला था। तो सहायक संधि का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस चैप्टर से इस प्रश्न का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 5 स्टार का ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में छपने लायक प्रश्न। अवध में सहायक संधि कब थोपी गई? तो 1801 में। इसके बाद में एक प्रश्न है, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल, यानी चेरी फल को संबोधित करते हुए कहता है कि ये एक गिलास भरे हुए जो चेरी फल हैं ये एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? किस रियासत के बारे में कहा था? किस रियासत को जो है चेरी फल के समान बताया है? लॉर्ड डलहौजी ने बताया है, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये किस रियासत के बारे में बताया है? अवध, झांसी, कानपुर या फिर सतारा? तो इसमें से ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा आपके अवध। लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1851 में अवध रियासत के बारे में ऐसा कहा था कि एक दिन जो है ये अवध रियासत जो है हमारे ही साम्राज्य में, हमारे ही ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिलने वाली है। यानी एक दिन ये जो गिलास फल है चेरी, ये एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। हमारे ही मुंह का मतलब हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में जो है इस रियासत को जल्दी ही हम शामिल कर लेंगे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, अवध का भी नाम ध्यान रखना है और आपके लॉर्ड डलहौजी का भी नाम ध्यान रखना है। भाई ये किस गवर्नर जनरल ने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था और अवध रियासत के बारे में कहा था, और कहा क्या था कि ये गिलास फल चेरी जो है एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब और किसने मिलाया? अवध को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया और किसने मिलाया? इस प्रकार अलग अलग प्रश्न जो है आ जाते हैं इसमें। तो अवध को जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था वो किसने मिलाया था और कब मिलाया था? 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर 1861 में लॉर्ड मैकाले ने, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने, या फिर 1820 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1856 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है क्या किया था?
अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। यानी अब अवध जो है किसके अधीन आ गया है? अंग्रेजों के अधीन आ गया है। इसके बाद में है अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, विशेष रूप से नाम ध्यान रखिएगा। अवध के नवाब, जब अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, तब उस समय जो अवध के नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह थे। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया था और हटाकर कहां पर भेज दिया था? कहां निष्कासित कर दिया था? कहां पर? तो ऑप्शन है आपके मुंबई, सूरत और कलकत्ता और या फिर जयपुर। चारों में से जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? बिल्कुल आप सही पहचान रहे होंगे इसको। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता जो है निष्कासित कर दिया था अवध के नवाब को, यहां जो अवध की गद्दी से हटा दिया था और यहां से कलकत्ता निष्कासित कर दिया था। कलकत्ता जो आपके राजधानी है पश्चिम बंगाल की। अगला जो प्रश्न है इसी से संबंधित है। अंग्रेजों ने इसको क्या कहकर हटा दिया था? तो अंग्रेजों ने कहा था कि नवाब जो है वाजिद अली शाह वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे और नवाब जो है जनता में लोकप्रिय नहीं थे। यानी अवध के नवाब पर जो है भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 में अवध को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और ये मिलाने का जो काम किया है वो किस गवर्नर जनरल ने किया है? तो विशेष रूप से उसका नाम ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी। और इस आधार पर ही जो है अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया और कलकत्ता निष्कासित कर दिया। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास का, बंगाल आर्मी की पौधशाला, बंगाल आर्मी की पौधशाला है वो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था उस समय? तो अजमेर, मुंबई, अवध या फिर कलकत्ता, किसको कहा जाता था बंगाल आर्मी की पौधशाला? अंग्रेजों ने जो भारत में शासन की शुरुआत की थी वो की थी बंगाल में। तो अंग्रेजों के जो ज्यादातर सैनिक टुकड़ियां होती थी वो कहां पर होती थी? जो विशेष जो आपके जो अंग्रेजों की गवर्नर जनरल थे वो कहां पर ठहरते थे? बंगाल में। तो बंगाल में ही जो सेना होती थी वो सारी बंगाल में ही होती थी गवर्नर जनरल की सुरक्षा के लिए या फिर कोई भी गतिविधि संचालित करने के लिए। तो वहां पर जो ज्यादा सैनिक थे वो किस रियासत के थे? वो अवध रियासत के थे। बंगाल आर्मी में जो सैनिक थे ज्यादातर वो अवध के थे। इसी कारण अवध को कहा जाता है बंगाल आर्मी की पौधशाला। यानी ब्रिटिश जो आर्मी है भारत में, ब्रिटिश आर्मी, उसमें ज्यादा जो सैनिक हैं वो अवध के सैनिक थे। अवध के सैनिक होने के कारण ही उसको बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया है। इसके बाद में एक प्रश्न है, आजमगढ़ घोषणा किसने की थी? तो आजमगढ़ घोषणा की थी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, जो अंतिम मुगल सम्राट थे और 1857 की क्रांति के समय भी ये मुगल बादशाह के पद पर थे और अंतिम मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय है, ये प्रथम नहीं है, बहादुर शाह द्वितीय। इसी से संबंधित प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर द्वारा आजमगढ़ जो घोषणा है ये कब जो है की गई थी? आजमगढ़ घोषणा बहादुर शाह जफर ने कब की थी? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा सन, 1856, 1857, 1858 या फिर 1859। कब की थी ये आजमगढ़ घोषणा? तो 1800 कब की थी? 1857 में, 25 अगस्त 1857 को जो है आजमगढ़ घोषणा की गई थी। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857 को की गई थी। बहादुर शाह जफर द्वारा जारी की गई अपीलों में किनका वर्णन किया गया था? यानी इस आजमगढ़ घोषणा में बहादुर शाह जफर ने जो घोषणा की थी 25 अगस्त 1857 को, इसमें जो है किन 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 का वर्णन किया गया है? यानी हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए, हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए जो है ये घोषणा की गई थी। तो इसमें किसका वर्णन था? राम और कृष्ण का, महावीर और मोहम्मद का, फिर या फिर बुद्ध और पैगंबर का, राम तथा रावण का, किसका था? तो इसमें भगवान महावीर और मोहम्मद दोनों का जो है वर्णन था। इसमें महावीर और मोहम्मद दोनों का वर्णन था। महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक है, महावीर स्वामी, और मोहम्मद पैगंबर जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है। 37वां प्रश्न है, दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने बरेली उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कितने हजार रुपए खर्च किए थे? यानी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की जो नीति थी वो थी अंग्रेजों की नीति। इसमें अंग्रेजों ने जो है कितने पैसे खर्च किए थे हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए, खासकर बरेली उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान थे उनके लिए? तो इसमें कितने किए थे? 50 लाख,
10 लाख, 50,000 या फिर 10,000? 50 लाख नहीं, 5 लाख है ना, 5 लाख। जीरो ध्यान से विशेष रूप से गिनना है। इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 50,000 या फिर 10,000। तो कितने रुपए खर्च किए थे? तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है 50,000 रुपए। उस समय 1857 में 50,000 रुपए खर्च किए थे। तो ये बहुत बड़ी रकम है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 50,000 रुपए खर्च किए थे। कितने? 50,000 रुपए जो है अंग्रेजों ने खर्च कर दिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए दिसंबर 1857 में। आज इसकी कीमत कितनी होगी? इसके बाद में एक प्रश्न है, किस रियासत में अंग्रेजों के खिलाफ जो है प्रतिरोध सबसे लंबा चला था? किस रियासत ने जो है सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए ज्यादा समय तक? झांसी, अवध, कानपुर या फिर ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अवध जो है इसका राइट आंसर होगा। अवध में जो है सबसे लंबा प्रतिरोध चला था अंग्रेजों के खिलाफ, लंबी लड़ाई चली थी अवध में। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रकार हमने देखा कि 1857 की क्रांति के समय भारत में जो है मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर थे। उसी प्रकार अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? अंग्रेजों के जो सबसे बड़े अधिकारी थे भारत में वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी को नहीं करना है आंसर, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो थे वो 1856 में ही हट गए थे। 1857 में फिर कौन आ गए थे? लॉर्ड कैनिंग आ गए थे 1857 में, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में प्रश्न है, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता है हर छावनी में उसको कहा जाता है रेजिडेंट। क्या कहा जाता है? रेजिडेंट कहा जाता है गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को। इसके बाद में है, अंग्रेजों द्वारा एक मुश्त बंदोबस्त जो थी, एक मुश्त बंदोबस्त, वो भू राजस्व जो व्यवस्था है ये कब लागू की गई थी? तो ये कब लागू की गई थी? 1856 में लागू की गई थी। एक मुश्त जो बंदोबस्त है ये 1856 में लागू की गई थी। एक नई जो भू राजस्व व्यवस्था है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में 3 भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी? तो आपके जमींदारी व्यवस्था जो थी, जिसको हम इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर क्या बोलते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर जिसको जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है। दूसरी जो थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी जो थी वो क्या थी? महलवाड़ी व्यवस्था। और ये जो है एक मुश्त जो बंदोबस्त लागू किया गया था, ये अवध में जो तालुकदार थे, तालुकदारों के खिलाफ जो है ये एक मुश्त बंदोबस्त लागू की थी। ये तालुकदारों के खिलाफ थी। अवध के जो तालुकदार थे, बड़े बड़े जो किसान थे जमींदारों के समकक्ष, उनके खिलाफ ये एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ये विशेष रूप से सन आपको ध्यान रखना है 1856। यानी कि भू राजस्व व्यवस्था से प्रश्न आएगा तो वो फिर 9वें चैप्टर से आएगा। आपके 3 जो प्रमुख भू राजस्व व्यवस्था है, टैक्स की जो 3 व्यवस्था है उसी से आएगा। फिर भी एक मुश्त बंदोबस्त के बारे में आप सन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस पर बड़ा प्रश्न जो है वो नहीं बनेगा। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। इतने अवध के जो है लगभग 67% जो विलेज थे वो किसके पास थे? अवध के तालुकदारों के अधीन थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था लागू की, तो उसके बाद में इन गांवों की जो संख्या है वो घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो 38%, 40%, 42% या फिर 44%। तो वो संख्या रह गई थी आपकी कितनी? वो रह गई थी आपके 38% संख्या, यानी इतनी घट गई। पहले कितनी थी? 67% संख्या थी अवध के गांवों की, 67%। इतने गांव तालुकदारों के अधीन थे। लेकिन जैसे ही एक मुश्त बंदोबस्त आया तो तालुकदारों की स्थिति बहुत ही जो है घातक हो गई, भयावह हो गई इनके लिए। इनके पास से सारे गांव जो है वो छीनते गए। सारे गांवों पर अंग्रेजों ने जो है कब्जा करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे इस व्यवस्था के तहत, और 38% गांव ही जो है इनके पास रहे थे। इसके बाद में कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न और कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं। सायक संधि ने अवध के नवाब को किस प्रकार पंगु बना दिया था? हमने अभी बात की, सायक संधि जो थी 1801 में इन पर थोपी गई थी। इस सायक संधि से अवध के जो नवाब थे वो किस प्रकार पंगु बन गए थे? जो नवाब वाजिद अली शाह थे विशेषकर उनकी बात करें तो सायक संधि के कारण अवध का जो नवाब था वो अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो गया, क्योंकि सेना अब किसकी होगी? तो सायक संधि की शर्तों में हमने अभी देखा कि सेना जो होगी वो अंग्रेजों की होगी,
और फलस्वरूप वह अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब यहाँ आंतरिक मामलों में भी अंग्रेज क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, और अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर जो है उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। जो तालुकदार थे उन पर भी अब राजा का जो है, अवध के नवाब का कोई नियंत्रण नहीं रहा। उस पर भी अंग्रेज जो है क्या करें, अंग्रेजों के अधीन जो एक मुश्त बंदोबस्त है वो अंग्रेजों ने लागू किया, वही जो है टैक्स वसूल रहे हैं। तो इन विद्रोही जो मुखिया थे, अवध के जो विद्रोही लोग थे, उन पर भी अब अवध के नवाब का कोई जो है अब नियंत्रण दबाव जो है वो नहीं है। अब सारा जो मामला है यहाँ पर अवध में अंग्रेजों के अधीन आ चुका है, क्योंकि सायक संधि ही कुछ इस प्रकार की थी, जैसा कि हमने शर्तों में भी देखा था। राजा के अब कुछ हाथ में नहीं रहा। अंग्रेजों की किन दो बातों के कारण अवध पर अधिकार में जो है रुचि बढ़ती जा रही थी? अवध में ऐसा क्या है कि अंग्रेज अवध को जो है अपने अधिकार में लेना चाहते थे? तो अंग्रेजों को लगता था कि अवध की जमीन ही कुछ ऐसी है, अवध की जमीन में हम जो है नील और कपास की खेती जो है कर सकते हैं। कपास की खेती के लिए जो है अवध की जमीन बहुत ही सर्वोत्तम है, उत्तम है, अच्छी है। यानी कि यहाँ से ये जो महंगी महंगी फसलें हैं, नील और कपास, इसके लिए ये उत्तम भूमि है। तो इस कारण अंग्रेज जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे कि हम क्या करेंगे, अवध पर जो है कब्जा करेंगे, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाएंगे। और इसके अलावा अवध जो है ये उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में भी विकसित हो सकता था। यही अंग्रेजों की सोच थी कि बड़े बाजार के रूप में हम इसको विकसित करेंगे। इन्हीं दो चीजों को लेकर अंग्रेजों की जो है रुचि बढ़ती जा रही थी, अवध को हड़पने की, अवध को जो है अधिग्रहण करने की, अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की। अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? जब 1856 में अवध को अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया, अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया, तो फिर अवध के जनता पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो वो आप एक लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में देख सकते हो। अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण के कारण स्थानीय जो जनता थी वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गई थी, क्योंकि उनको जो नवाब से जो है अच्छा लगाव था। नवाब हट गए, क्योंकि नवाब को हटाने से दरबार और उसकी संस्कृति जो है वो नष्ट हो गई थी। अब नवाब ही नहीं रहा तो कैसा दरबार रहेगा? दरबार की क्या मान मर्यादा, क्या दरबार की संस्कृति, सब कुछ जो है वो नष्ट हो गए थी। और अवध के नवाब में कितने लोग काम करते होंगे, कितने लोग जो है काम कर रहे होंगे, वहां पर कितने लोग काम करते थे? संगीतकार है, नर्तक है, कवि है, कारीगर है, बावर्ची, नौकर, सरकारी कर्मचारी, और अनेक लोगों की जो रोजी रोटी है वो समाप्त हो गई। जो अवध के वहां पर राज्य में काम कर रहे थे, लोग थे अवध के राजा के अधीन, उन सब लोग जो है ये क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इनकी रोजी रोटी जो है वो समाप्त हो गई। तो स्थानीय जनता पर जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो। और अंग्रेजी नीति से अवध के जो तालुकदार थे, अंग्रेजों ने जो नीति अपने यहाँ पर एक मुश्त बंदोबस्त भी जो है लगाया था, भू राजस्व व्यवस्था, तो ये इससे अवध के जो तालुकदार थे वो किस प्रकार प्रभावित हुए? तो अवध के तालुकदार जो है निम्नलिखित ढंग से प्रभावित हुए। इसको विशेष रूप से बड़े प्रश्न के रूप में तैयार करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 100 शब्द में लिखना होता है उस रूप में तैयार करें इसको। सबसे पहले तालुकदारों के जो किले थे वो ध्वस्त कर दिए गए। तालुकदार पहले जो है आलीशान महलों में, किलों में जो है रहते थे, और ये अपनी सेना भी रखते थे अवध के तालुकदार, लेकिन फिर उनकी सेनाओं को भी क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। उनके किले भी जो है ध्वस्त कर दिए गए। अब किले भी नहीं, बिना किलों के रहेंगे, बिना सेनाओं के रहेंगे। और 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के अधीन उन्हें उनकी जमीनों से जो है बेदखल किया जाने लगा। अभी हमने बात भी की थी कि उनके अधीन जो थे 67% गांव थे पहले, लेकिन जैसे ही 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया तो उनके जो गांवों का संख्या थी, गांवों के संख्याओं का जो प्रतिशत था 67% से मात्र हटकर कितना रह गया, घटकर आपके 38% जो है ये गांव रह गए थे। तो बहुत जो है अंग्रेजों ने उनकी जमीनों पर जो है अधिकार करना शुरू कर दिया था, उनकी जमीनों से जो है तालुकदारों को भगाना शुरू कर दिया था। और कुछ तालुकदारों के तो आधे से अधिक गांव जो हैं वो तालुकदारों के हाथों से निकलते जा रहे थे, और तालुकदारों की जो स्वतंत्रता थी वो भी छिनती जा रही थी। और जमीन छिन जाने से उनकी शक्ति भी कम हुई, है ना, और उनका सामान जो है, सामान को भी ठेस पहुंची, भारी क्षति जो है पहुंची सामान को। और राजस्व की मांग जो थी वो अंग्रेजों ने क्या कर दी, लगभग दोगुनी कर दी थी। इस कारण तालुकदारों में जो है क्रोध, जो है रोष है, वो ज्यादा फैल गया था। गुस्सा जो हो गए थे तालुकदार,
इन्हीं कारणों से। तो ये विशेष रूप से आप इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विशेष रूप से इसको ध्यान रखोगे। इसके बाद में है, अवध में ताल्लुकदारों को हटाने के पीछे अंग्रेजों की सोच क्या थी? अंग्रेज ताल्लुकदारों को जो है यहां से क्यों हटाना चाहते थे? तो ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का विचार था कि अवध में ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन के जो असली स्वामी हैं, जमीन के असली स्वामी कौन? किसान, किसानों को जो है उनकी जमीन सौंप देंगे, क्योंकि सारी जो जमीन थी अवध की उस पर कब्जा जो है वो किसका था? ताल्लुकदारों का था। इससे किसानों के शोषण में कमी आएगी, यानी कि किसानों का इससे शोषण जो है वो कम होगा, और राजस्व वसूली में भी हम क्या कर सकेंगे? राजस्व भी है वो हम ज्यादा जो है हमें प्राप्त होगा, क्योंकि अंग्रेजों की यही सोच थी। अंग्रेज यही सोचते थे कि ताल्लुकदार जो हैं ये बीच में ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, यानी किसानों का ये शोषण कर रहे हैं। तो इसी कारण कहा कि अंग्रेजों हमें भी राजस्व वसूली भी ज्यादा होगी, क्योंकि जो ताल्लुकदारों के पास है अब राजस्व नहीं जाएगा, सीधा अंग्रेजों के पास आएगा राजस्व, यानी टैक्स सारा किसानों, सीधा किसानों से यदि अंग्रेजों के पास आएगा तो राजस्व में भी हमारी क्या होगी? वृद्धि होगी। अंग्रेजों की यह सोच थी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। भू राजस्व वसूली में अवश्य वृद्धि हुई थी, भू राजस्व वसूली में वृद्धि तो हुई थी, लेकिन किसानों के बोझ में कोई कमी नहीं आई, यानी कि किसानों का जो शोषण हो रहा था पहले जैसा ही शोषण अब हो रहा था, यानी कि शोषण में कोई कमी नहीं आई। और अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत से क्षेत्र का जो मूल्य निर्धारण है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर किया गया था, यानी कि पहले से ही ऐसे बढ़ा चढ़ाकर किया गया था मूल्य निर्धारण जो था, लेकिन इतना मूल्य ये ताल्लुकदार किसानों पर इतना अत्याचार नहीं करते थे जैसा जो है अंग्रेज सोचते थे। ताल्लुकदार जो है किसानों को सही रखते थे, लेकिन अंग्रेजों की सोच ही ऐसी थी। और कुछ स्थानों पर तो राजस्व जो मांग थी वो 30 से 70% तक बढ़ गई थी, इसलिए न तो ताल्लुकदार प्रसन्न थे और न ही किसान, यानी अंग्रेजों के पास ये जाने से, एक मुश्त बंदोबस्त लगने से अब दोनों को ही क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। ताल्लुकदार भी अप्रसन्न है और किसान भी जो है वो अप्रसन्न है। और ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का परिणाम क्या हुआ कि पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो क्या हो गई? भंग हो गई, और निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदारों के साथ जुड़े हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए थे। यानी कि पहले जो किसानों और ताल्लुकदारों का जो संबंध था वो अच्छा था, क्योंकि ताल्लुकदार जो लोग थे इनके संरक्षण में रहते थे किसान, यानी ताल्लुकदारों के पास जो है किले होते थे, उनके पास सैनिक होते थे, तो ये किसानों की सुरक्षा भी किया करते थे समय समय पर। लेकिन अब एक मुश्त बंदोबस्त आने से अब ये रिश्ते भी जो हैं इन ये सब टूट चुके हैं, यानी कि अब सब जो भार है वो अब किस पर आ गया है? किसान जो है, किसान पर ज्यादा बोझ आ गया है, यानी कि अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था क्या कर दी? खत्म कर दी, ताल्लुकदारों पर जो है एक मुश्त बंदोबस्त लगाकर। अवध का जो विद्रोह है वो इतना अधिक व्यापक क्यों हो गया था? अवध का जो विद्रोह है ये इतना व्यापक जो है इतने बड़े स्तर पर क्यों हो गया था? इसके क्या कारण थे? विशेष रूप से देख लीजिए कि अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, वो जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, इस कारण इसको हटा देते हैं। जिसे हटा दिए जाने से लोगों में क्या था? असंतोष था। लोग तो इसको बहुत चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इसको गद्दी से हटा दिया और कलकत्ता निष्कासित कर दिया था। और अंग्रेजों की भारतीय सेना में अधिकांश जो सैनिक थे वो कहां के थे? अवध के थे। इसीलिए तो हमने कहा था कि अवध को क्या कहा जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला। इसलिए जो अवध के सैनिक थे, क्योंकि ज्यादातर सैनिक अवध के ही थे, तो इसलिए ये सैनिक भी जो है अवध की घटना से दुखी हो रहे थे। और अवध को पता है बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता था। सिपाही जो हैं अवध के ये कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण भी असंतुष्ट थे। एक तो राजा की गद्दी से हटने से ये सैनिक दुखी थे, साथ ही इन सैनिकों को जो वेतन है वो भी कम मिल रहा था और टाइम पर छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। इस कारण सैनिक भी क्या थे? नाराज थे अंग्रेजों से। और अंग्रेज जो है वो भारतीय सिपाहियों से गाली गलौज और शारीरिक हिंसा भी करते थे। इस कारण सैनिक क्या थे? सैनिक भी क्रोधित थे। तो ये दो प्रमुख कारण जो है सामने आए थे। इसी कारण से सैनिकों ने क्या किया था? सैनिकों ने भी और आम जनता जो थी उन जनता ने भी जो है क्या किया था? क्योंकि जनता भी राजा को बहुत चाहती थी, जनता में भी राजा लोकप्रिय थे। इस प्रकार अवध की जो जनता है, अवध के जो सैनिक हैं, सब ने मिलकर जो है विद्रोह किया था। इसी कारण ये अवध का जो विद्रोह है ये इतने बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर जो है फैल गया था। इसके बाद में एक प्रश्न है, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया? विद्रोहियों के बीच
जब आजमगढ़ घोषणा जो जारी की गई थी, ये विद्रोहियों में एकता स्थापित करने के लिए ही जारी की गई थी 25 अगस्त 1857 को। तो 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई अनेक घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का जो है आह्वान किया गया था। यानी किसी प्रकार की जाति जो है इसमें नहीं देखी गई। सभी जो धर्म हैं, सभी धर्मों को साथ में लेकर चला गया इसमें। यानी कि बहादुर शाह जफर ने जो है इसमें मोहम्मद और इस्लाम के जो मोहम्मद है और साथ ही जैन धर्म के जो महावीर है, इन दोनों का जो वर्णन है इसमें किया था। यानी सभी वर्गों को कहा था कि एक हो जाओ और अंग्रेजों को जो है भारत से बाहर निकालो। तो सब लोगों के लिए ये घोषणा थी, सभी जाति और धर्म का किसी प्रकार का भेद किए बिना इसमें जो समाज के सभी लोग थे उनके लिए ये आह्वान किया गया था कि आप सभी आओ और अंग्रेजों को यहां से खदेड़ो। अनेक घोषणाएं जो थी वो मुस्लिम राजकुमारों और नवाबों की ओर से अथवा उनके नाम से जारी की गई थी, क्योंकि राजा की एक प्रसिद्धि होती है, राजा के नाम से कोई भी जारी होती है तो लोग उन्हें पढ़ते हैं और राजा की बात भी मानते हैं। क्योंकि आज का जो नागरिक वाला जो रिश्ता है, उस समय राजा और प्रजा का जो है रिश्ता वो था। आज हम मानते हैं ना कि हम भारत के नागरिक हैं, उसी प्रकार ये प्रजा कहती थी हम उस राजा की जो है प्रजा हैं। इस प्रकार राजा के नाम से भी जो है ये घोषणाएं जारी होती थी। किंतु यहाँ हिंदुओं की भावना का भी जो है पूर्ण ध्यान रखा गया था, क्योंकि अधिकतर जो जनसंख्या थी यहाँ भारत में वो हिंदुओं की थी। और 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक ऐसे विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को जो है लाभ और हानि बराबर थी। यानी कि यदि जीत भी गए तो हिंदू मुसलमानों को फायदा है और हार गए तो दोनों को ही क्या है, हानि है। यानी जो घाटा और लाभ है वो क्या है, दोनों ही बराबर है। विज्ञापनों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुसलमानों के अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के विभिन्न समुदाय के सह अस्तित्व का जो है गौरवगान किया जाता था। यानी मुसलमानों का जो शासन था वो अंग्रेजों से कितना बेहतर था। अकबर है, जो मुगल शासक हुए हैं, उन्होंने भारत में कितना अच्छा विकास किया, उनको जो है दोहराया जाता था, उनका गुणगान किया जाता था। यानी अंग्रेजों की अपेक्षा तो वो ठीक थे। मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वारा जारी की गई अपीलों में महावीर और मोहम्मद दोनों का ही जो है वर्णन किया गया था। और दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने जो है बरेली के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए 50,000 रुपए जो है खर्च किए थे, परंतु अंग्रेजों का ये जो प्रयास है ये विफल रहा था। हिंदू मुसलमान यहाँ पर लड़े नहीं थे। 1857 की क्रांति के बाद में जो है ब्रिटिश जो शासन था वो लगभग क्या हो गया था, एक बारी के लिए तो खत्म हो ही गया था। जब ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो गया था तो ब्रिटिश शासन ध्वस्त होने के बाद विद्रोहियों द्वारा जो नए शासन की स्थापना की गई थी वो किस प्रकार की गई थी। यानी ये जो क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों ने नए शासन की स्थापना किस प्रकार की। उस समय कुछ समय के लिए तो ये नया शासन जो है स्थापित हुआ ही था। तो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के बिखर जाने के बाद विद्रोहियों ने एक नए शासन की स्थापना की थी। यहाँ दिल्ली से जो है अंग्रेजों को भगा दिया था, कानपुर है, लखनऊ है, यहाँ पर जो है इन विद्रोहियों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था और यहाँ पर एक नए शासन की जो है क्या की थी, स्थापना की थी। यहाँ के नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति के अनुसार विभिन्न पदों पर जो है लोगों की नियुक्तियां की। जिस प्रकार अवध में राजा के दरबार होते थे, उसी प्रकार जो है दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में जो है ये दरबारी संस्कृति शुरू की गई और बहुत सारे जो लोग थे उन सभी को जो है विभिन्न पदों पर लोगों को जो है नियुक्तियां दी गई। सब लोग जो है वापस रोजगार पाने में सफल हुए, सब लोगों को जो है नए नए पद दिए गए। भू राजस्व व्यवस्था बनाई गई ताकि ये लोग जो है शासन चलाने के लिए कुछ जो खर्चा आएगा वो इन भू राजस्व जो भी इनकम मिलेगी यहाँ से, उनसे जो है सैनिकों को वेतन दिया जाएगा और भी जो कल्याण के कार्य हैं वो किए जाएंगे। और सभी प्रकार की जो लूटपाट है और लड़ाई जो दंगे हैं उनको रोकने के आदेश भी दिए गए। और परंतु ये व्यवस्था जो है ज्यादा दिन तक नहीं चली थी और अवध में जो है अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबा प्रतिरोध जो है चला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में ध्यान रखना ही है छोटे प्रश्न में भी, कि अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे लंबा प्रतिरोध चला था वो कौन सी रियासत में चला था, तो अवध रियासत में चला था। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।